गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस प्राकल्पना के प्रकार। प्राकल्पना जो दो या दो से अधिक चरों का विशिष्ट संबंध बताता है, जिसे परीक्षण या अनुसंधान के लिए रखा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करके इसकी सत्यता की जांच की जाती है। सत्य सिद्ध होने पर यह सिद्धांत बन जाता है। प्राकल्पना एक अप्रमाणित सिद्धांत है जिसे अनुसंधानकर्ता परीक्षण के लिए एक समस्या के रूप में रखा जाता है और प्राकल्पना का व्यवहारिक होनी चाहिए जिसकी अनुसंधान के द्वारा जांच की जा सके। ये था प्राकल्पना। आज हम पढ़ रहे हैं प्राकल्पना के प्रकार। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो प्राकल्पना के प्रकार दिए हैं गुड एवं हैट ने जो अपनी पुस्तक है सोशल मेथड्स एंड रिसर्च में, उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, अनुभविक एकरूपता से संबंधित या अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। इसमें वो कहते हैं कि समाज और संस्कृति, इनमें अनेक प्रकार की कहावतें हैं, मुहावरे हैं, किंवदंतियाँ हैं, वक्तव्य हैं, वार्ताएं हैं। जीवन से संबंधित अनेक विचारधाराएं इनमें होती हैं, जिनको उनसे संबंधित लोग सभी जानते हैं तथा उसे सत्य मानते हैं। यानी प्राकल्पनाएं जो होती हैं वो मानव के सामान्य ज्ञान, तर्कवाक्य और दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर होती हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं और साथ ही उन्हें सत्य मानते हैं। सामाजिक अनुसंधान कर्ता उन्हीं को प्राकल्पना बनाकर अवलोकनों, आनुभविक तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्र करके उनकी जांच करते हैं। उनकी सत्यता, प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच प्रयोगसिद्ध तथा प्रमाणित तथ्यों के द्वारा की जाती है और निष्कर्ष के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती हैं वे सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों का आनुभविक तथ्यों द्वारा परीक्षण करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे कि जो गंजा व्यक्ति है वो धनवान होता है, या पशुओं में सियार और पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नाई और स्त्रियों में मालिन चतुर माने जाते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में सामान्य तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का एक मुख्य बिंदु होता है।
इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती हैं वो सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों का अनुभविक तथ्यों द्वारा परीक्षण करती हैं और इसके बारे में कुछ आपत्तियां भी उठाई गई हैं कि इस प्रकार के अध्ययन प्राकल्पना की जांच नहीं करते, वे केवल तथ्यों को जोड़ देते हैं। इनके बारे में यह भी आपत्ति है कि ये उपयोगी प्राकल्पनाएं नहीं हैं क्योंकि इनकी जानकारी सभी को होती है। गुडे एवं हार्ट का कहना है कि यह आपत्ति ठीक नहीं है क्योंकि जो कुछ सब लोग जानते हैं उसको आनुभविक तथ्यों द्वारा परीक्षण करके, उसे स्पष्ट करके, उसे सुनिश्चित करके तथा क्रमबद्ध रूप से अगर प्रस्तुत किया जाता है तो यह भी हो सकता है कि जो लोग सब जानते हैं वह मिथ्या हो। तो कहने का ये मतलब है कि सामान्य विचारों तथा जानकारियों को परीक्षण द्वारा जांच करना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है और समाजशास्त्र में ऐसे विचारों तथा सूचनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। इसलिए है क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था और संगठन से भी संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, यानी रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। इस प्रकार की जो प्रकल्पनाएं हैं उनमें प्रायः एक सामान्य तत्व या निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती हैं। ऐसी प्रकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थितियों की दशाओं से संबंधित होती हैं। कुछ प्रकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से भी संबंधित होती है। इन प्रकल्पनाओं का जो उद्देश्य है वह आनुभविक समरूपताओं के बीच तार्किक आधार पर निकाले गए संबंधों का परीक्षण करना है। इन प्रकल्पनाओं का उद्देश्य तथा कार्य उपकरणों तथा समस्याओं का निर्माण करना है। इससे आगे जटिल क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता मिलती है। गुडे एवं हार्ट लिखते हैं कि वास्तव में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्रों में पुनः अनुसंधान करने के लिए उपकरणों और समस्याओं का निर्माण करना एक प्रकार की प्रकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्रकल्पनाओं की जांच तथ्य एकत्र करके की जाती है। पहले तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें तर्कपूर्ण रूप से क्रमबद्ध किया जाता है और उसके पश्चात ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बर्गस इस अध्ययन की प्रकल्पना में कहते हैं कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्रकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एकरूपता में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकल्पनाओं के विभिन्न कारकों के बीच जो तार्किक अंतर संबंध होते हैं उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्रकल्पनाएं भी कहते हैं। चूँकि ये प्रकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती हैं और अगर ये तार्किक निष्कर्षों पर आधारित हैं तो ये सिद्धांत निर्माण में सहायक होती है। अगर हम दर्खाइम की उनकी जो प्रसिद्ध उनका जो सिद्धांत है आत्महत्या का, उनमें भी उन्होंने संबंधात्मक प्रकल्पनाओं को विकसित किया। जैसे गाँव की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है और साथ ही स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित।
विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित यानी कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती हैं। जैसे कोई भी सामाजिक घटना जो घटित होती है उसके पीछे अनेक कारक होते हैं, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक जो होते हैं वे उसके सहायक कारक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। तो इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इससे यह मालूम होता है कि यदि किसी एक चर में परिवर्तन होता है या एक कारक में परिवर्तन होता है तो किसी सीमा तक दूसरे चर को भी प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर हम कृषि कार्य कर रहे हैं तो उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करता है। यदि इनमें से किसी भी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाए तो फसल पर क्या प्रभाव होगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकल्पना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्लेषणात्मक जो प्राकल्पनाएं होती हैं उसमें हम देखते हैं कि एक कारक अन्य कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही इन कारकों का परस्पर क्या कार्य कारण प्रभाव है, इसका हम गहनता से अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। ये 3 प्रकार तो गुडे एंड हार्ट ने बताए थे। इनके अलावा कुछ तरीके और हैं जिससे हम प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। उसमें है सकारात्मक कथनों से संबंधित यानी रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेट्समेंट। यानी कुछ प्राकल्पनाओं का जो संबंध है वो सकारात्मक कथनों से होता है यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट से। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं या गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नकारात्मक कथनों से संबंधित यानी रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इस प्रकार की जो प्राकल्पना है उसका प्राकल्पनाओं में कथनों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्य कथनों से संबंधित यानी रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट्स। इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती हैं वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संभावनाओं को व्यक्त करती हैं और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता और गरीब और धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। उसके पश्चात हम देखते हैं एक वर्किंग हाइपोथेसिस यानी काम चलाओ प्राकल्पना। श्रीमती पीवी यंग ने ऐसे पैने और अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को किसी अनुसंधान का आधार जो बन जाते हैं उन्हें काम चलाओ प्राकल्पना का नाम दिया है। काम चलाओ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। जैसे जैसे अध्ययनकर्ता को अनुभव होता है वह उसमें परिवर्तन और संशोधन करता है। यह भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर एक नई प्राकल्पना बना ले। क्योंकि यह जो
प्राकल्पना का निर्माण होता है वो एक अस्थायी होता है, कार्यवाहक होता है या काम चलाऊ का महत्व होता है, इसलिए इसे काम चलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की यह मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह प्राकल्पना बदलनी पड़ी जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि प्राकल्पना के कौन कौन से प्रकार हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कठिनाई है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं।